दोस्तों स्वागत है आपका डे 4 के साथ में। जो बच्चे 6 सेमेस्टर की फिजिक्स की सीरीज को लगातार फॉलो कर रहे हैं, तेजी से सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं, आज भी लगभग 30 से 35 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। कहने के लिए ये 30-35 क्वेश्चंस है, लेकिन एक लंबा टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि आपको समझाते हुए चलना है भाई। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को, डे 4 इंट्रोडक्शन टू न्यूक्लियस एंड रेडियो एक्टिविटी। भाई ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है अ न्यूक्लियस इज कंसीडर्ड, यानी न्यूक्लियस का मतलब होता है नाभिक। ठीक है, सभी को पता है दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो सब छोटे छोटे पार्टिकल से, कणों से मिलकर बनी है, जिन्हें हम लोग एटम यानी परमाणु कहते हैं। ठीक है, और परमाणु छोटे छोटे दो भागों से मिलकर बना होता है। एक उसका भैया नाभिक यानी न्यूक्लियस कहलाता है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं। भाई ठीक है, सभी को यह बात पता होगी। जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते थे उन्हें शेल यानी कोश कहा करते थे। भाई ठीक है, आप फाइनल ईयर में हो तो इतना मान के चल रहे हैं कि ये बेसिक सी चीजें जो 9th क्लास में पढ़ाई जाती हैं आपको पता होंगी, फिर भी थोड़ा थोड़ा बताते हुए चलेंगे। भाई ठीक है, तो न्यूक्लियस का मतलब एक नाभिक, इज माने है, कंसीडर्ड मतलब माना जाता, एज एन एग्रीगेट ऑफ टू टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, यानी कौन से वो दो पार्टिकल्स हैं जिनसे मिलकर नाभिक बना होता है। तो सभी को पता है, बचपन से सिखाया जाता है कि नाभिक के अंदर रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। भाई ठीक है, तो ये लो नाभिक के अंदर कौन होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। भाई ठीक है, अगला क्वेश्चन है अ प्रोटॉन इज द न्यूक्लियस ऑफ द सिंपलेस्ट एटम। कौन सा वो परमाणु है जिस परमाणु का जो नाभिक है वही प्रोटॉन कहलाता है? कैसे सर जी? आपको बताते हैं। हाइड्रोजन होता है सर जी, ये लिखा है 1H1। ठीक है, अब 1H1 में बताओ इसका नंबर कितना है? 1 है, तो इसमें प्रोटॉन कितना होएगा? 1। इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? 1। लेकिन न्यूट्रॉन इसमें कितना है? देखो 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 आएगा। भाई ठीक, इसमें न्यूट्रॉन 0 है। तो सरल भाषा में कहें, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के अंदर, हाइड्रोजन के नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। इसी वजह से चाहे आप उसे हाइड्रोजन का न्यूक्लियस कह लो, चाहे हाइड्रोजन का नाभिक कह लो, और चाहे आप उसे प्रोटॉन कह लो, एक ही बात है। ठीक है, तो प्रोटॉन इज द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन। भाई ठीक है, यानी हाइड्रोजन के नाभिक को प्रोटॉन कहते हैं। न्यूट्रॉन्स डिस्कवर्ड बाय, ये बहुत छोटे क्लास में पढ़ाया जाता है कि भैया ईंट पर नाच, याद है आपको 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, ईंट पर नाच। क्या था भैया? ई माने इलेक्ट्रॉन, ई माने इलेक्ट्रॉन, टा माने टॉमसन, ई माने इलेक्ट्रॉन, टा माने टॉमसन, पा माने प्रोटॉन, रा माने रदरफोर्ड, पा माने प्रोटॉन, रा माने रदरफोर्ड, ना माने न्यूट्रॉन, और चा माने चैडविक। चा माने क्या हो गया? चैडविक भैया। तो यानी इलेक्ट्रॉन की खोज टॉमसन ने की, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने करी। तो यानी कुल मिला के अगर पूछे न्यूट्रॉन्स डिस्कवर्ड बाय, किसने खोज की? तो न्यूट्रॉन की खोज किसने करी? चैडविक ने की मेरे भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन अ न्यूक्लियस इज कॉल्ड, यानी जब भी कभी नाभिक के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, जितने प्रोटॉन होंगे, उन्हें क्या कहेंगे? तो डायलॉग आपको क्या एक बताया दे रहे हम, क्या या करके ना निकलने लगा, ये अभी एक वायरल हो गया था, लेकिन खैर। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उन्हें क्या कहेंगे? तो भैया जितना जिसका नंबर होगा उतने होंगे प्रोटॉन। यानी सरल भाषा में, हाइड्रोजन का नंबर 1 है तो उसमें प्रोटॉन 1 है, हीलियम का नंबर 2 है तो उसमें प्रोटॉन 2 होंगे, नाइट्रोजन का नंबर 7 है तो उसमें प्रोटॉन 7 होंगे, सोडियम का नंबर 11 है तो उसमें प्रोटॉन 11 होंगे। यानी जितना जिसका नंबर वही उसके प्रोटॉन कहलाएंगे। सरल भाषा में नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। भाई ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, न्यूक्लियाई दैट कंटेन द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी बे नाभिक जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम का मतलब उनका मतलब नंबर सेम होएगा। जैसे मान लिया हम कहते हैं, इधर देखो आपको दिखाते हैं, जैसे हम लिखते हैं भैया कि 1H1 लिख दें हम, ठीक है सर जी, और हम 1H2 लिख दें। ठीक, तो अब देखो इसका भी नंबर 1 है, जो नीचे लिखा होता है भाई नंबर है, इसका भी नंबर 1 है, इसका भी नंबर 1 है, यानी दोनों में एक एक प्रोटॉन है। जब प्रोटॉनों का नंबर सेम होता है तो उन्हें सम स्थानिक कहते हैं, क्योंकि स्थान सेम होगा। हाइड्रोजन तो है ही, स्थान तो एक ही होगा ना पीरियोडिक टेबल में, तो उन्हें सम स्थानिक कह देते हैं, जिन्हें हम लोग इंग्लिश में कहते हैं आइसोटोप्स। क्या कहते हैं? आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स का मतलब समस्थानिक, यानी अगर प्रोटॉन सेम है तो उसका नंबर सेम होगा। नंबर सेम का मतलब उसका प्लेस यानी स्थान सेम होगा, और समस्थानिक आइसोटोप्स वो कहलाएंगे। द न्यूक्लियर फोर्स इज, जो नाभिकीय बल है। नाभिकीय बल क्या होता है? जो नाभिक के मूल कणों को आपस में बांधे रखता है। जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपस में कैसे बंधे रहते हैं? तो न्यूक्लियर फोर्स के कारण बंधे रहते हैं। इसलिए द स्ट्रॉन्गेस्ट एमंग ऑल फोर्स, ये जितने भी फोर्सेस है, चाहे वो मैग्नेटिक फोर्स हो यानी चुंबकीय बल हो, इलेक्ट्रिक फोर्स हो, ग्रेविटेशनल फोर्स हो, कोई भी फोर्स हो, उनमें सबसे ज्यादा जो ताकतवर बल है, सबसे ज्यादा पावर
पावरफुल बल जो है वो न्यूक्लियर फोर्स होता है, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आपस में बांधे रखता है भाई। ठीक, ये देखिए द न्यूक्लियर फोर्स इज शॉर्ट रेंज फोर्स। लेकिन भैया नाभिक बहुत छोटा होता है, तो बहुत छोटी रेंज के लिए ही अप्लाई होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में लगता है, मतलब बहुत बड़ी रेंज का फोर्स नहीं है, बहुत छोटी रेंज में ये अप्लाई होता है। इन एनी न्यूक्लियस, किसी नाभिक में, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन आप कैसे निकालोगे, ध्यान से समझो। अभी हमने आपको क्या करके दिखाया था भैया, हमने कहा मान लिया 6O12 लिखा हुआ मान लिया, ठीक है, 6O कहां से लिख दिया यार, 6C12 लिखा हुआ मान लिया, ठीक है भाई, कार्बन का नंबर 6 होता है, तो जो नीचे लिखा हुआ है भैया वो इसका नंबर होता है, और जो ऊपर लिखा होता है वो इसका परमाणु भार होता है। क्या होता है? परमाणु भार। इंग्लिश में कहें तो एटॉमिक वेट होता है भाई। ठीक, एटॉमिक वेट होता है। तो जो ऊपर है एटॉमिक वेट उसे ए से लिख देंगे, जो नीचे नंबर लिखा हुआ उसे जेड से लिख देंगे, ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा देंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल आएगी। यानी हमेशा परमाणु भार में से होता क्या भाई, हम आपको समझाते हैं। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को जब मिलाते हैं तो वो परमाणु भार बन जाता है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को मिलाते हैं तो एटॉमिक वेट यानी परमाणु भार बन जाता है। ठीक है, न्यूट्रॉन को अगर हमसे कोई कहे न्यूट्रॉन की वैल्यू निकालो तो प्रोटॉन को उधर भेजना पड़ेगा, यानी न्यूट्रॉन बराबर क्या आएगा, ए माइनस का पी आ जाएगा। और पी का मतलब क्या, पी मतलब प्रोटॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, जितना उसका नंबर होगा उसे जेड से लिख देते हैं। तो हमेशा न्यूट्रॉन होता है ए माइनस का जेड। न्यूट्रॉन क्या होता है, ए माइनस जेड। मोटी मोटी बात करें तो ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा देते हैं भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू। इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या होती है, प्लस हाफ होती है या माइनस हाफ होती है। सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो प्लस हाफ लेंगे हम लोग, 1/2। यानी इलेक्ट्रॉन कैसे घूमता है, या तो क्लॉकवाइज घूमता है या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। छोटे क्लास से हम लोगों ने पढ़ रखा है। द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू, यानी जो नाभिक की त्रिज्या है वो किस पे डिपेंड करती है, तो a की पावर 1/3 पे डिपेंड करती है। a क्या है, एटॉमिक वेट है भाई। ठीक है, द अप्रोक्सीमेशन वैल्यू ऑफ न्यूक्लियस रेडियस, जो नाभिक की त्रिज्या है उसकी लगभग वैल्यू कितनी होती है, तो भैया होती है 1.2 10⁻15। a की पावर 1/3 के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही लिख ही दिया, प्रोपोर्शनल अगर हटाएंगे तो इतनी वैल्यू और आ जाएगी, यानी 1.2 × 10⁻⁻15 ये इतनी होती है न्यूक्लियस की रेडियस, यानी नाभिक की त्रिज्या। द न्यूट्रॉन इज न्यूट्रॉन क्या है, तो सभी को पता है, प्रोटॉन के ऊपर प्लस होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस होता है। न्यूट्रॉन बाबा आदमी है, इसके ऊपर ना तो प्लस होता है ना माइनस होता है। ये कैसा होता है भैया, न्यूट्रल होता है भाई। ठीक है, द पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू, जो पैकिंग फ्रैक्शन है उसे हम लोग कैसे लिखेंगे भाई, तो m जो मास है माइनस का a अपान में कैपिटल है भैया। ठीक है, मास में से घटाएंगे किसे, एटॉमिक वेट को घटाएंगे, अपान में कैपिटल है, इसे हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन कहते हैं भाई। ठीक है, उसके बाद द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस इज द मेजरमेंट ऑफ, बाइंडिंग एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उससे क्या बढ़ेगा, तो भाई नाभिक के अंदर बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या है, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधे हुए है। अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधे हुए एनर्जी बहुत ज्यादा है तो क्या होगा भैया, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। यानी अगर कस के बंधा हुआ तो स्टेबिलिटी ज्यादा, और अगर बाइंडिंग एनर्जी कम है, कस के नहीं बंधा हुआ, तो प्रोटॉन अपनी जगह निकल जाएगा, न्यूट्रॉन अपनी जगह निकल जाएगा और एनर्जी कम हो जाएगी। यानी सरल भाषा में कहें तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो भैया एनर्जी होती है वो जितनी ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी भाई। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लिक्विड ड्रॉप मॉडल, जो लिक्विड ड्रॉप मॉडल होता है, द न्यूक्लियॉन्स इन एनी न्यूक्लियस इंटरेक्ट ओनली, यानी जो न्यूक्लियॉन्स हैं सरल भाषा में कहें प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, वो किससे इंटरेक्ट करते हैं, तो वो नियरेस्ट नेबर, जो उसके पास वाले हैं, उसके पास वाले हैं वहां तक भैया इंटरेक्ट करते हैं भाई। ठीक है, द रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ समझते हो आप लोग कहते हैं हमारी आधी कट गई आधी रह गई। जैसे अभी हमारी एज जो है वो लगभग अब 29 के करीब जाएगी, 28 हो जाएगी, 28 हो गई है, 29 के करीब जाएगी। तो भैया जब 29 के करीब जाएगी तो मोटा मोटा बात करी जाए तो भैया 60 साल चल जाए, बहुत बड़ी बात है। तो यानी ये हमारी अर्धायु निकल गई है, हाफ लाइफ निकल गई, आधी कट गई है, आधी रह गई है भाई, सीधी सी बात है। ठीक है, तो हाफ लाइफ, रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ को अगर मान लिया हम लिख दे रहा टी से, एंड डिके कांस्टेंट मतलब क्या है, क्षय नियतांक, कितनी जल्दी जल्दी ऊर्जा मतलब जो आयु है वो खत्म हो रही है। तो अगर हम उसे लैम्डा से लिख दें तो दोनों में रिलेशन क्या होगा, तो रिलेशन होता है टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपान में लैम्डा। ये होता है रिलेशन दोनों को, ये हाफ लाइफ है यानी अर्धायु है और ये डीके कांस्टेंट है भाई। ठीक है, अच्छा 0.693 log 2 की वैल्यू होती है, कुछ लोग कहेंगे log 2 की वैल्यू तो 0.3010 होती है, वो जब बेस 10 होता है तब होती है भाई। ठीक है, नॉर्मली log 2 जब बेस ई होता है तो ये वैल्यू होती है, तो ये ऐसे भी लिख के आ सकता है, तो जैसे भी आ जाए आप टिक लगा लेना भाई। ठीक,
The particles emitted by radioactive decay are deflected by magnetic field. The particles will be, ध्यान से समझो, रेडियो एक्टिव डिके होता क्या है। सोडी फजान रसल ने कहा कि कोई जब पार्टिकल है, ठीक है, जब सरल भाषा में कहें तो जितने भी रेडियो एक्टिव 82 से ऊपर वाले जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। जैसे हम लोग घड़ी भी अगर देखें तो कई बार घड़ी में देखो ये मेरी भी घड़ी चमक रही है सर जी, ठीक है, इसमें जो सुइयां हैं इसमें रेडियम लगा हुआ है सर जी, ठीक है, तो ये चमकती क्यों, क्योंकि भैया ये एक तरीके से अल्फा बीटा गामा ऐसी तरंगें निकलती रहती हैं, इनसे ऐसी किरणें निकलती रहती हैं। तो जब ये किरणें निकलेंगी भाई तो अल्फा के ऊपर प्लस होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा के ऊपर माइनस होता है, गामा के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता भैया, ठीक है। तो बीटा के ऊपर माइनस मतलब सरल भाषा में इलेक्ट्रॉन कह लो। तो इलेक्ट्रॉन और अल्फा पार्टिकल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ भी मुड़ जाएंगे। ये क्या लिखा हुआ है, डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, यानी चुंबकीय क्षेत्र में ले जाओगे, विद्युत क्षेत्र में ले जाओगे, ये लोग मुड़ जाएंगे। क्यों, अल्फा के ऊपर प्लस है वो माइनस की तरफ मुड़ जाएगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस है या बीटा के ऊपर माइनस है तो वो प्लस की तरफ मुड़ जाएगा। गामा जो डिके होता है, गामा मतलब सिर्फ एनर्जी, बाबा आदमी है भैया, जो गामा है उसके ऊपर ना तो प्लस है ना माइनस, तो वो कहीं नहीं मुड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, ठीक। The half-life time and the mean lifetime of a radioactive element are denoted by TH and TM respectively। यानी इन्होंने कहा जो अर्ध आयु है उसे हम क्या लिखेंगे, TH से लिखेंगे हाफ लाइफ, ठीक, और जो मीन लाइफ यानी जो औसत आयु है, एवरेज लाइफ है, उसे हम TM से लिख रहे हैं। तो दोनों में क्या फार्मूला होगा भैया, तो TH बराबर होता है 0.693 इंटू में TM भैया, ठीक। अब ये TM कहां से उठा ला भाई, तो सरल भाषा में समझो, इस TM को हम लोग भैया टाउ से भी लिखते हैं, ठीक है। टाउ बराबर 1/लैम्डा होता है, फार्मूला आपको बता चुके हैं भैया। टी हाफ बराबर क्या होता है 0.693/लैम्डा, 1/लैम्डा को हम लोग टाउ लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये फार्मूला भी हो सकता है, चाहे तो टाउ लिख के आ जाए, टीएम लिख के आ जाए। सवाल में उन्होंने क्या रखा, टीएम से डिनोट करो, तो हम लोगों ने टीएम से डिनोट कर दिया भाई, ठीक। अल्फा रेज आर, जो अल्फा रेज हैं वो क्या है, तो भैया सभी को पता है अल्फा किरणें क्या होती हैं। अल्फा रेज वो होती हैं जो हीलियम का न्यूक्लियस होती हैं। हीलियम के ऊपर जब दो, देखो ध्यान से समझो, ये हीलियम का नंबर कितना है, 2 नंबर हीलियम का है भाई, ठीक है। ये हीलियम है, हीलियम का नंबर कितना है 2, इसका मतलब इसमें 2 प्रोटॉन है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। जब इससे ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो इसके ऊपर 2 प्लस आ जाएंगे। जब इससे ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो 2 प्लस आ जाएंगे भाई, इसलिए इसे फिर हम लोग कहेंगे अल्फा कण, यानी सरल भाषा में अल्फा पार्टिकल के ऊपर 2 पॉजिटिव होते हैं। हीलियम के नाभिक से जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो उसे अल्फा पार्टिकल कहते हैं भाई, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स द वन विच इज स्टेबल इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस में सबसे ज्यादा स्टेबल पार्टिकल कौन होता है, तो भैया इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, न्यूट्रॉन सबसे कम स्टेबल होता है यानी अनस्टेबल होता है। तो जो भी विकल्प में पूछा जाए उसे आप लगा लेना। रेडियो एक्टिविटी अकर्स ड्यू टू, रेडियो एक्टिविटी क्यों होती है, हमने आपको बताया 82 से ऊपर वाले सारे के सारे अनस्टेबल होते हैं और फिर वो क्या करते हैं, अपने अंदर से कुछ निकालते हैं, तरंगे, किरणें, अल्फा बीटा ये सब, और वो रेडियो एक्टिविटी कहलाती है। तो क्यों होती है रेडियो एक्टिविटी, अनस्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लिया, क्योंकि नाभिक अनस्टेबल होते हैं। द रेट ऑफ डिके ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, यानी द रेट ऑफ डिके का मतलब क्या है, डिके का मतलब खर्च होने की जो दर है, जो खर्चा हो रहा है जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का, वो क्या किस पे डिपेंड करता है, तो डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली, यानी तेजी से, एक्सपोनेंशियली समझते हो, ग्रोथ तेजी से होती जब, तो बहुत तेजी से कम होता है समय के साथ साथ भाई, ठीक है। क्यों, क्योंकि रेट ऑफ डिके का मतलब क्या, पहले बहुत तेजी से होगा, फिर और कम होगा, फिर और कम, धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। जब पार्टिकल रह ही नहीं जाएगा तो फिर क्या ही भैया डिके होगा, तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा भाई, ठीक है। Which of the following is a mode of radioactive decay? निम्न में से कौन सा रेडियो एक्टिव डिके, तो चाहे अल्फा डिके विकल्प में हो, बीटा डिके हो, गामा डिके हो, अल्फा बीटा गामा तीनों डिके होते हैं। ये बात सोडी फजान रसल ने डिटेल में समझाई थी। तो भैया ये एक मोड है रेडियो एक्टिव डिके का। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी को किसने बताया, तो हेनरी बैकुरल ने बताया था। हेनरी बैकुरल को कुछ पत्थर पड़े हुए मिले थे, उठा लाए, लैब में रख लिया, थोड़े दिन बाद देखा यार इनसे कुछ हमें लगता किरणें निकली होंगी, फोटोग्राफिक प्लेट को काला कर दिया इनने, लेकिन वो दिखाई नहीं दी, तो उन्हें अदृश्य किरणों को इन्होंने रेडियो एक्टिव किरणें कह दिया और उस पूरे प्रोसेस को रेडियो एक्टिविटी कह दिया भाई, ठीक है। द न्यूक्लियॉन्स इज द नेम यू, न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, तो भैया नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उन्हें मिला के प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स इक्वल्स टू न्यूक्लियॉन्स भाई, ठीक है। द मीन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज नियरली, यानी कोई अगर एटम है तो उसके लिए जो बाइंडिंग एनर्जी है, क्या कह रहा सर जी, मीन बाइंडिंग, यानी जो औसत बाइंडिंग एनर्जी होती है वो कितनी होती है, तो भैया वो 8 MeV होती है। MeV का मतलब मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है भाई। तो पर न्यूक्लियॉन के लिए जो औसत बाइंडिंग एनर्जी है वो 8 MeV
MeV होती है। न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट, जाहिर सी बात है नाभिकीय बल किसके बीच में लगेगा, नाभिक के मूल कणों के बीच में लगेगा, नाभिक के फंडामेंटल पार्टिकल्स के बीच लगेगा, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में काम करता है हमेशा न्यूक्लियर फोर्स। द एटॉमिक नंबर ऑफ अ न्यूक्लियस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ, यानी जो एटॉमिक नंबर है, सरल भाषा में कहें जो परमाणु का नंबर है ऑफ अ न्यूक्लियस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ किस पे भैया बताओ, प्रोटॉन इट कंटेन, जितना जिसका नंबर होगा उतने ही उसमें प्रोटॉन होंगे, यही तो हम आपको बता रहे हैं। तो भैया एटॉमिक नंबर प्रोटॉन इट कंटेन, जितने प्रोटॉन होते हैं उसी को एटॉमिक नंबर कहते हैं। मास डिफेक्ट ऑफ एन एटम रेफर्स टू, मास डिफेक्ट क्या होता है भैया, ठीक है तो हम आपको समझाते हैं। आप 5-5 रुपए के अलग अलग आलू ले लेना, ज्यादा रसा मिल जाएगा, मिला के 10 रुपए के ले लेना तो कम रसा मिलेगा, देख रखा भाई, क्यों, क्योंकि जब दोनों मिलेंगे तो कुछ भैया कमी होगी, जाहिर सी बात है। वैसे ही जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन अलग अलग होते हैं तो द्रव्यमान ज्यादा होता है, जब दोनों मिलकर न्यूक्लियस बना लेते हैं तो कुछ द्रव्यमान में कमी हो जाती है। लिखा हुआ मास एनिहिलेटेड का मतलब होता है नाश हो जाना, सत्यानाश हो जाना, ठीक। तो मास एनिहिलेटेड टू प्रोड्यूस एनर्जी टू बाइंड द न्यूक्लियस, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने के लिए जो द्रव्यमान खर्च हो जाएगा, जिसका नाश हो जाएगा एनर्जी प्रोड्यूस करने में, उसी को मास डिफेक्ट कहेंगे भाई, ठीक है। एन इलेक्ट्रॉन पेयर हैज अ स्पिन, जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसकी स्पिन क्या होगी, सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो 1/2 होगी, सभी को पता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पेयर है तो एक क्लॉकवाइज घूमेगा, एक एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, +½ -½ यानी ओवरऑल स्पिन 0 होगी। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर है तब तो 0 स्पिन होगी। Which one of the statement is wrong, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो न्यूक्लियर फोर्स डिक्रीजेस व्हेन न्यूक्लियॉन्स इंक्रीजेस, जब प्रोटॉन न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो न्यूक्लियर फोर्स कम होगा। क्यों कम होगा भैया, जाहिर सी बात, जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन बढ़ रहे हैं तो उनके बीच में फोर्स भी बढ़ेगा, तो ये स्टेटमेंट गलत है भाई, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेज आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, निम्न में से कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है, तो बीटा वाली जो है वो नहीं है, सभी को पता, अल्फा भी नहीं होंगी क्योंकि ये रेडियो एक्टिव जो डिके होता है वो वाली रेज है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में कौन आती है, दृश्य प्रकाश, विजुअल लाइट आती है, अल्ट्रावायलेट आती है, रेडियो वेव्स आती हैं, इंफ्रारेड आती हैं, माइक्रोवेव्स आती हैं, ठीक, गामा भी आती हैं, लेकिन अल्फा बीटा थोड़ी आती हैं, तो ये वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है। इन अ बीटा डिके, जब कभी बीटा डिके होता है तो क्या होता है, द डॉटर न्यूक्लियस हैज 1 प्रोटॉन मोर देन पेरेंट न्यूक्लियस। ध्यान से समझो, हम आपको क्या बता रहे, सुनो। जब भी कभी अल्फा यानी एक अल्फा निकलेगा तो नीचे 2, क्योंकि अल्फा का मतलब क्या है 2He4 सरल भाषा में, तो नीचे जैसे मान लिया यहां पे हम लिख दें 82 Pb206 लिख दिया हमने, ठीक। कोई कहते हैं इसमें से एक अल्फा निकाल दो, तो अल्फा का मतलब 2He4, तो नीचे से 2 निकल जाएंगे, ऊपर से 4 निकल जाएंगे, तो नीचे क्या बचेगा 80 बचेगा, ऊपर क्या बचेगा भैया 202 बचेगा। तो इस तरीके से बनता है 80 नंबर जिसका भी हो, थोरियम का नंबर होगा 80 सर जी, ठीक है। तो कुल मिला थोरियम का हो, थोरियम का ही होता है शायद, देख लेना आप, ठीक है। तो 81 नंबर होता है थोरियम का, 80 नंबर होता है Hg का, मरकरी का होता है 80 नंबर होता है Hg का, ये देखो। तो कुल मिला के अगर आप यहाँ पे समझने की कोशिश करो तो जब भी कभी एक अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो नीचे क्या होगा भैया, नीचे कमी होगी 2 की, ठीक, ऊपर कमी हो जाएगी 4 की, क्योंकि अल्फा का मतलब 2He4 निकल गया। ऐसे ही जब बीटा निकलता है तो बीटा हमने यहाँ पे लिख भी दिया, नीचे क्या होगा -2 हो जाएगा अल्फा निकलने पे, ऊपर -4 हो जाएगा भाई, ठीक। लेकिन जब बीटा निकलेगा तो भैया बीटा निकलने में नीचे +1 हो जाएगा और ऊपर कोई चेंज नहीं होगा। ये सोडी फजान रसल ने कहा है, नीचे 1 + 1 का मतलब कितना, 82, 1 83 हो जाएगा। 83 कितना होता है, 83 नंबर होता है भैया बिस्मत होता है, सही 83 नंबर, ठीक। तो 83 नंबर बिस्मत हो जाएगा, ऊपर नो चेंज रहेगा यानी 206, यही लिखा हुआ है यहाँ पे। क्या लिखा है हमने, द डॉटर न्यूक्लियस हैज 1 प्रोटॉन मोर, यानी जो बनेगा, डॉटर का मतलब जो बनेगा उसके पास 1 प्रोटॉन एक्स्ट्रा आ जाएगा, ठीक। तो बीटा निकलते समय नीचे 1 बढ़ जाता है, 1 प्रोटॉन की वृद्धि हो जाती, ऊपर नो चेंज रहता है। लेकिन अल्फा निकलते समय नीचे 2 की कमी, ऊपर 4 की कमी हो जाती है। जब गामा निकलेगा तो ऊपर भी नो चेंज, नीचे भी नो चेंज, यानी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना तो प्रोटॉन के अंदर ना ही उसके बाहर के अंदर भाई, ठीक है। उसके ड्यू टू एनिहिलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एंटी इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन और एंटी इलेक्ट्रॉन मतलब पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का उल्टा पॉजिट्रॉन होता है, जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन एक दूसरे का नाश कर देते हैं, यानी जिसे हम लोग युग्म उत्पादन और युग्म विनाश की क्रिया कहा करते थे, तब कितनी एनर्जी निकलती है भाई, तो 1.02 MeV रिलीज होती है भाई, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम बाइंडिंग एनर्जी इज प्रोपोर्शनल, जो वॉल्यूम बाइंडिंग एनर्जी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, तो वो कैपिटल ए पे डिपेंड करेगी, एटॉमिक वेट पे। द मास डेंसिटी ऑफ ऑल न्यूक्लियस इज, यानी जितने भी
नाभिक होते हैं उनकी जो मास डेंसिटी होती है, घनत्व होता है सरल भाषा में, कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन कितने एरिया में रहेंगे भाई, ठीक है, वो लगभग सेम होती है सभी की। द डीके कांस्टेंट ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, डीके कांस्टेंट आपको दे रखा है, सरल भाषा में कहें लैम्बडा की वैल्यू दे रखी है। आपसे कह रहा इट्स मीन लाइफ, औसत आयु बताओ। तो हमने आपको बताया था कि औसत आयु को आप लिख सकते हो टाउ से, और ये उल्टा होता है लैम्बडा का भाई, ठीक है। यहाँ पे हम लगाए दे रहे, चलो इसका मान रख दो 1.9 गुणे 10 5 गुणे 10 की घात -9 है। 1.9 को ऊपर ले जाएंगे तो भैया देखो यहाँ से एक तो पॉइंट हटा लो, ठीक, ये 10 हो गया, 9 को ऊपर ले गए तो प्लस का 9 हो गया, एक जीरो हमने यहाँ लिख लिया और भैया 8 यहाँ लिख दिए, बटे में 15 लिख दिया, 15 से इसे भाग दे देंगे भैया, कितना 15 6 बार जाएगा 90 आएगा, जो भी आए 6.67 के समथिंग आंसर आएगा। तो ये आराम से आप निकाल सकते हो भाई, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा अगला, द हाफ लाइफ ऑफ रेडियम इज 1600 दे रखा है, यानी 1600 साल दे रखी है अर्धायु। ध्यान से समझना, ये सवाल भी अच्छा है, सवाल को पढ़ते ही सवाल लगाना सीखो। देखो भाई, द हाफ लाइफ ऑफ रेडियम की अर्धायु को काहे लिखते हैं, टी हाफ से लिखते हैं। कितनी दे रखी है भाई, 1600 दे रखी है। आफ्टर 4800 ईयर्स, यानी 4800 सालों के बाद, तो समय कितना दे रखा है, 4800 दे रखा है। द अनडिसइंटीग्रेटेड अमाउंट ऑफ रेडियम, कितना बचा हुआ अमाउंट कितना होगा, ध्यान से समझना। तो भैया सबसे पहले तो फार्मूला लगाते हैं, टी बराबर स्मॉल एन इंटू टी हाफ भाई, ठीक है, यानी हाफ लाइफ का कितने गुना है टोटल, ये बात याद रखना। तो टी आया, एन का मान कितना आया भैया, एन का मान तो चाहिए है, टी का मान कितना है, देखो 4800 है, ठीक है, एन का मान चाहिए है, टी हाफ का मान 1600 है, 16 से काट दिया 3 बार, तो स्मॉल एन का मान हमने 3 निकाल लिया, ठीक। उसके बाद फार्मूला है n बराबर n0 1/2 की पावर n। अब ये फार्मूला क्या है, n0 वो मात्रा होती जो शुरुआत में थी, ठीक, n वो मात्रा थी जो बची, तो यही ये कह रहा कि अनडिसइंटीग्रेट यानी कितनी बची, तो कितनी बची, तो n तो हमें चाहिए है। अब n0 भी नहीं दे रखा है, तो हम जब नहीं पता है तो हम मान के चले 1 थी शुरुआत में, कितनी थी, 1 थी, बची कितनी, 0.5 बची हो, यही मानते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमने क्या मान लिया, ये 1 मान लिया, ठीक, 1/2 मान लिया, n का मान 3 निकाल, जो 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी n का मतलब 1/8, यानी पहले 1 थी, अब 1/8 हमारे पास बचेगी, बाकी सारी खर्च हो जाएगी या फिर डिसइंटीग्रेट हो जाएगी भाई, ठीक है। तो ये लगभग हम लोगों ने कितने क्वेश्चंस कवर कर लिए, 38 से 40 के करीब क्वेश्चंस हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। कल जब हम आपको वीडियोस देंगे भाई, ठीक है, तो 40 क्वेश्चंस लगभग और लेके आएंगे। आज अपना चौथा दिन है और लगभग हम लोग 150 प्लस क्वेश्चंस को पढ़ चुके हैं इस पेपर के अंदर। बहुत तेजी से सारी चीज़ें लेके आ रहे हैं, ठीक है। जो लोग भी एप्लीकेशन पे देख रहे हो, यहीं पे सारी पीडीएफ अगर आपको मिल रही है, और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम पर आप जाओगे, BDKDN सर्च कर लेना, आराम से ये पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगी। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मन लगा के पढ़ते रहो, पूरी सीरीज हम करा रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है। यूट्यूब पे देख रहे हो तो यहीं पढ़ो, और अगर एप्लीकेशन में देख रहे हो तो यहाँ पे कुछ और डिस्क्रिप्टिव डिटेल्स क्लासेस भी लेके आने वाले हैं। लगातार काम कर रहे हैं भाई, ठीक है। आवाज़ से शायद आपको लग रहा होगा थोड़ा सा हम थके हुए हैं, लेकिन रियलिटी ये है भाई, काम ही बहुत ज़्यादा रहता है, तो लगातार लगे रहते हैं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।